असम का एक ऐसा जटिल गणित है जिसने उसको समझ लिया तो मान लीजिए सत्ता उसी की तय हो जाएगी। ऊपर से तो ये चुनाव भले ही सीधा दिखे, लेकिन अंदर की कहानी कई ज्यादा पेचीदा है। हर इलाका, हर समाज और हर वोट अपना अलग खेल खेल रहा है, और यही असम चुनाव को दिलचस्प भी बना रहा है और सस्पेंस भी बढ़ा रहा है। बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, तो कांग्रेस 10 साल के लंबे इंतजार को खत्म करने की कोशिश में है। वहीं बदरुद्दीन अजमल मुस्लिम वोटों के सहारे मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि परिसीमन के बाद पहली बार हो रहे इस चुनाव में जनता किस तरफ करवट लेगी। असम की 126 सीटों पर 722 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन ये मुकाबला सीधी रेखा में नहीं, दरअसल 3 हिस्सों में बटा हुआ है। ऊपरी असम, मध्य असम और निचला असम। और इन तीनों इलाकों का सियासी स्वभाव, मुद्दे और वोटिंग पैटर्न एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अब वो कैसे, आपको आगे समझाते हैं। अगर पिछले चुनाव यानी 2021 की बात करें तो एनडीए गठबंधन ने 75 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस गठबंधन 50 सीटों तक सिमट गया था। उस समय बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ कांग्रेस के साथ थी, लेकिन इस बार वो अलग चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने इस बार लेफ्ट और 2 क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से इस बार बाहर कर पाएगी? 2021 में एनडीए ने भले ही ज्यादा सीटें जीती थी, लेकिन वोट शेयर में ज्यादा फर्क नहीं था। बीजेपी को करीब 33% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को लगभग 30% वोट हासिल हुए थे। यानी लड़ाई हमेशा से कांटे की रही है। अब इस चुनाव को लेकर शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के लिए ये चुनाव आसान रहेगा, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। कांग्रेस ने आखिरकार अखिल गोगोई की रायजोर दल के साथ गठबंधन कर लिया है। इसके अलावा असम जातीय परिषद और ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस भी विपक्षी गठबंधन में शामिल हो गई है। वहीं एनडीए की सहयोगी रही यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल इस बार मतभेदों के चलते निर्दलीय मैदान में उतर गई है। विश्लेषकों का मानना है कि इस बार कई सीटों पर अहोम समुदाय निर्णायक भूमिका निभा सकता है, और ये वर्ग कांग्रेस की ओर झुकता नजर आ रहा है। गौरव गोगोई, अखिल गोगोई और लुरिन ज्योति गोगोई तीनों बड़े नेता इसी समुदाय से आते हैं और एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार विपक्ष की बिखरी ताकत ने एनडीए को फायदा पहुंचाया था, लेकिन इस बार गठबंधन ने मुकाबले को और कड़ा बना दिया है। अब जरा उम्मीदवारों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 126 सीटों में कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है। एनडीए गठबंधन में बीजेपी सबसे बड़ी खिलाड़ी है, जिसने 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। उसके सहयोगी दल असम गण परिषद 26 सीटों पर और बीपीएस 11 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि एक सीट पर बीजेपी और असम गण परिषद दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हुए हैं। वहीं कांग्रेस ने 99 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। उसके सहयोगी दल रायजोर दल 13 सीटों पर और असम जातीय परिषद 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा सीपीआई माले, सीपीएम और एपीएलसी 2-2 सीटों पर मैदान में हैं। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी 27 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। टीएमसी 23 सीटों पर और जेएमएम 19 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 258 निर्दलीय उम्मीदवार भी इस चुनाव में मैदान में हैं, जो कई सीटों पर समीकरण बिगाड़ सकते हैं। अब आते हैं असम के असली गेम चेंजर 3 सियासी इलाकों के गणित पर। असम की 126 सीटों को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। ऊपरी असम में 35 सीटें, मध्य असम यानी बोडोलैंड क्षेत्र में 41 सीटें और निचले असम में 50 सीटें। और यहीं से शुरू होता है असली खेल, क्योंकि निचला असम ही वो इलाका है जो सत्ता बना भी सकता है और गिरा भी सकता है। निचले असम की बात करें तो ये इलाका बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है
और यहाँ मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है। इस इलाके के 50 सीटों में से पिछले चुनाव में एनडीए को 23 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस और एआईयूडीएफ ने मिलकर 27 सीटें जीती थी। अकेले एआईयूडीएफ ने 16 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार समीकरण बदल चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस और अजमल अलग अलग मैदान में हैं। वहीं ऊपरी असम को बीजेपी का मजबूत किला माना जाता है। यहाँ की 35 सीटों में से 2021 में एनडीए ने 30 सीटों पर जीत दर्ज की थी और कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें मिली थी। परिसीमन के बाद यहाँ जनजातीय आबादी का बढ़ना बीजेपी के लिए फायदेमंद माना जा रहा है, लेकिन इस बार आदिवासी आधार वाले कई दल भी मैदान में हैं, जिससे खेल बदल सकता है। कांग्रेस ने भी इस क्षेत्र में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब बात मध्य असम की, जिसे सत्ता का टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। यहाँ 41 सीटें हैं। 2021 में एनडीए को 22 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 16 सीटों पर जीत मिली थी। यहाँ जातीय और क्षेत्रीय राजनीति का गहरा असर है। परिसीमन के बाद यहाँ सीटों की सीमाएं बदली हैं। कई सीटों का पुनर्गठन हुआ है, एसटी सीटों की संख्या बढ़ी हुई है और मुस्लिम बहुल इलाकों में भी बड़ा बदलाव आया है। दरअसल इस बार का चुनाव इसीलिए भी खास है क्योंकि परिसीमन के बाद ये पहली बार वोटिंग हो रही है। मुस्लिम बहुल सीटों की संख्या 29 से घटकर 22 रह गई है। ऐसे में सभी पार्टियां अब नए वोट बैंक तलाश रही हैं। महिला वोटर और चाय बागान के मजदूर इस बार सबसे बड़े फैक्टर बनकर उभरे हैं। करीब 36 सीटों पर बागान मजदूर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। बीजेपी इस बार ध्रुवीकरण की रणनीति के साथ मैदान में उतरी है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा लंबे समय से मियां यानी मुसलमानों के मुद्दे पर मुखर रहे हैं, जिससे राज्य में धार्मिक ध्रुवीकरण तेज हुआ है। वहीं कांग्रेस ने इसका जवाब देने के लिए अल्पसंख्यकों के खिलाफ दिए गए बयानों और मुख्यमंत्री पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को अपना मुख्य हथियार बनाया हुआ है। अब इस चुनाव में सिर्फ पुराने मुद्दे ही नहीं बल्कि नए मुद्दे भी हावी हैं। घुसपैठ का मुद्दा दशकों से असम की राजनीति का हिस्सा रहा है और इस बार भी ये गर्म है। विपक्ष बीजेपी पर आरोप लगा सकता है कि वो भारतीय नागरिकों को विदेशी बताकर सीमा पार धकेल रही है। अब सबसे दिलचस्प मोड़ है महिला और युवा वोटर। बीजेपी की बड़ी उम्मीदें महिला वोटरों पर टिकी हैं। चुनाव से ठीक पहले सरकार ने अरुणोदय योजना के तहत करीब 40 लाख महिलाओं के खातों में 3600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। असम में महिला वोटरों की संख्या पुरुषों के बराबर है और कई सीटों पर वो जीत हार तय कर सकती हैं। इसके साथ ही जेन जी यानी युवा वोटर भी इस बार गेम चेंजर बन सकते हैं। ये वो वोटर हैं जो अब सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि उम्मीदवार की छवि और काम के आधार पर वोट देने का मन बना चुके हैं। साफ संकेत मिल रहे हैं कि इस बार युवा वोटर आंख बंद करके वोट नहीं डालेगा। तो कुल मिलाकर असम का ये चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं है बल्कि रणनीति, समाज और सियासी समझ की असली परीक्षा है। सवाल वही है कि कौन समझेगा असम का ये जटिल गणित और किसकी सरकार बनेगी।